6.1 क्या थी? थेल्सपर में थी। 6.2 क्या थी? थेल्सपर में का विलोम था। ठीक है, अब आज देखेंगे प्रमेय 6.3। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, मीन समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं ये त्रिभुज? त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कोण आपको दिया हुआ है, बोला ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। संगत कोण बोला है। संगत कोण, संगत पाठ आपको पहले बताए हुए। संगत पाठ जैसे दो व्यक्ति हैं, उसका ये राइट हैंड है तो उसी का भी राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड का ये अंगूठा है तो उसके भी राइट हैंड का अंगूठा, तो इस प्रकार से ये होते हैं संगत पाठ, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आपको ये बताना है कि ये भुजा बट्टा ये भुजा और ये भुजा बट्टा ये भुजा और ये भुजा बट्टा ये भुजा हमेशा बराबर होता है। इनका अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें प्रमेय 6.3। तो सीधा हल करते हैं अपन। हल में लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है आपको कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। तीनों के आप समीकरण लिख सकते हो, 1 समीकरण 2 समीकरण 3 काम में आएंगे आगे आपके। अब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये चरण होते हैं बेटा, दिया है, सिद्ध करना है, रचना करनी है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी बटा डी ई बराबर होगा बी सी बटा ई एफ बराबर होगा ए सी बटा डी एफ। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये तीनों भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात है जो कि क्या होगा? बराबर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन रचना करेंगे। रचना में कैसी रचना करेंगे कि हमने एक एमन रेखाखंड इस प्रकार खींची, कौन से त्रिभुज में? डी ई एफ में, ताकि ये ए बी एम डी के बराबर हो जाए और ए सी डी एन के बराबर हो जाए। इस प्रकार से ये रचना हमने की है। हमने रचना में इसके बराबर ये भुजा ले लिए यहाँ पे कट करके, ठीक है। तो रचना में क्या लिखेंगे? त्रिभुज डी ई एफ में एमन रेखाखंड है, इस प्रकार खींचा कि ए बी बराबर हो जाए डी एम तथा ए सी बराबर हो जाए डी एन। ये इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th। उसके बाद में उत्पत्ति, देखो देखिए सबसे पहले अनुपात अपने को लाना है इन भुजाओं के, इनके साथ में, ठीक है। तो इन त्रिभुजों को अपन क्या करेंगे? सर्वांग समसिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सर्वांग समसिद्ध करेंगे। सर्वांग समसिद्ध करना आपको आता ही है, 9th क्लास में आपने सभी कसौटियाँ पढ़ रखी है सर्वांग सम की। तो सर्वांग सम अपन इनको कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि भाई ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल इसके बराबर है, भाई सर्वांग सम मान लो हो गया, तो ये एंगल इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा। ये त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज पूरे 6 के 6 पार्ट बराबर हो जाएंगे, तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल बराबर दिया हुआ है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी संगत कोणों से। और समांतर होते ही अपन थेल्सपर में लगाएंगे। थेल्सपर में से ये बटा ये और ये बटा ये आएगा, अपने आएगा ना।
तो ये बटा ये आएगा, तो इसकी जगह अपन क्या करेंगे, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं ना, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। और हमें पूरा पार्ट भी लेना आता है, हमें आधा पार्ट मिल रहा है, आधा पार्ट मिल रहा है ना, लेकिन अपने को यहाँ पे क्या लेना है, डीई पूरा पार्ट लेना है, डीई पूरा पार्ट लेना है। तो ये बटा ये आ जाएगा, तो डीई भी ले लेंगे, पूरा पार्ट भी ले लेंगे +1 करके, ठीक है। उसके बाद में डीएम को ए बी से रिप्लेस कर देंगे, तो ए बी बटा डीई अपने को मिल जाएगी। देखते हैं यहाँ, तो सबसे पहला टारगेट है अपना त्रिभुज ए बी सी और डी एम ई को सर्वांग समसिद्ध करना। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, देखो इन दो में समीकरण 4 और 5, इनमें दो दो भुजाएं मिल रही है ना, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। अब बीच का कोण कौन दे रहा है हमारे को, कोण ए बराबर कोण डी, तो लिखेंगे समीकरण 1 त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी एम एन में समीकरण 1 4 व 5 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, SAS सर्वांग क्षमता कसौटी से, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम किसके, डी एम एन के। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, कोण भी बराबर हो जाएंगे, अतः सीपीसीटी से, अरे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, उनके सभी संगत भाग है ना वो बराबर होंगे। फिर तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल एम के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एन के। इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है। लेने को अपन ये भी ले सकते हैं कि BC है ना, BC इसके बराबर हो जाएगी, BC इसके बराबर होगी। चलो ले लो, हो सकता है काम में आ जाए, नहीं आए तो पड़ा रहेगा। BC इक्वल MN, इक्वेशन 8। चलो ये तीनों चीज़ें अपने को, 3 चीज़ें तो थी, 3 चीज़ें और आ गई, 6 की 6 बराबर होती है। अब अपन देखेंगे इक्वेशन 6, 7, क्या कह रहे हैं कि B है ना वो M के बराबर है, और B है ना अभी अभी बोला था E के बराबर भी है। 2 ले लो, 2 व 6 से, समीकरण 2 व 6 से क्या मिला आपको कि एंगल B इक्वल हो गया एंगल E एंड M इक्वल E, भैया ये E के बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, और ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे ना, E और M बराबर हो गए, ठीक है। तो बराबर होते ही अपन लिख देंगे अतः कौन कौन सी भुजा समांतर हो जाएगी, MN समांतर होगी EF के, होगी कि नहीं होगी, कैसे हुई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो संगत कोण, संगत कोण के कारण क्या हो गई, ये समांतर हो गई ना। अब अपन यहाँ पे समांतर मिलते ही अपना दिमाग दौड़ेगा कि समांतर यदि होती है, यदि देखो त्रिभुज की एक भुजा है ये, इसके समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स पर में है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देंगे थेल्स पर में से, थेल्स पर में से हमें क्या मिला, हमें मिला कि DM बटा EM बराबर होगा DN बटा FN या NF, लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, जैसे नाम आए वैसे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कंपैरिजन में आपको DE चाहिए, क्या चाहिए, DE चाहिए,
DE चाहिए ना, तो DE लाने के लिए आपको पूरा पार्ट लाना पड़ेगा। पूरा पार्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अरे जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको जिंदा किसको रखना है वो भी आपको दिमाग में रखना होगा कि DM को जिंदा रखना है या EM को जिंदा रखना है। क्योंकि DM है ना बेटा, कल को अपन इस त्रिभुज से कंपैरिजन करवाएंगे तो DM है ना, DM अपने काम में आएगी। देखो DM है ना, कैसे काम में आएगी? ये रही समीकरण 4 में DM और AB बराबर है, तो DM को बचाएंगे और DN को भी बचाएंगे, तो नीचे की तरफ लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। क्या लिखेंगे? करने पर। यदि जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, वापस से करना पड़ेगा। तो EM बटा DM इक्वल FN बटा DN। अब बेटा आपके सुरक्षित है दोनों पार्ट, जो आपको चाहिए वो नीचे की तरफ है, दोनों और +1 करने पर, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। EM बटा DM +1 इक्वल FN बटा DN +1। तो यह क्या हो जाएगा? DEM प्लस DM बराबर FN प्लस DN बटा DN। DM और EM क्या हो जाती है? D बटा DM हो जाती है, और ये क्या हो जाएगी? DF बटा DN हो जाएगी। अभी भी देखो, अब आपको कंपैरिजन करवाना है तो DE और DF नीचे की तरफ है और आपकी क्या है? यहाँ ऊपर की तरफ है, तो आप इनको क्या कर लो? व्युत्क्रम कर लो। अरे व्युत्क्रम हो जाएगा ना। व्युत्क्रम आपको जितनी बार करना उतनी बार कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे कि भाई मेरे को ये चाहिए, इस प्रकार से करना है, तो मैं ऊपर नीचे करता रहूँगा। तो वापस पुनः व्युत्क्रम करने पर DM बटा DE बराबर होगा DN बटा DF। बेटा एकमात्र एक्सरसाइज है जिसमें नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, होशियार हो, कैसा भी हो, बस उसको ये थोड़ी सी है ना ऐसे हार्ड लगती है एक्सरसाइज। बाकी अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस में लाओगे ना, अपने आप याद होते जाएंगे कि भाई किस मेथड से आप इनको करना है। बाकी कुछ ये एक्सरसाइज यदि आपके अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई तो हर एक बच्चे के 100 में से 100 आ सकते हैं। कहीं नंबर कटने की एक्सरसाइज है ही नहीं, सिलेबस में कहीं नंबर कटने की एक्सरसाइज है ही नहीं। बस ये परमे वगैरह है, थोड़ा सा इसमें स्टेप वगैरह भूल जाते हैं तो समस्या हो जाती है। बाकी अदरवाइज कहीं पे भी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसमें नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो ये निश्चित मान के चलो कि ये तैयार है। यदि आपने कर ली तो आप 100 में से 100 लाने के योग्य हो। ये तो व्युत्क्रम कर लिया। अब देखो कंपैरिजन करवाएंगे समीकरण कहाँ से? समीकरण 4/5 से। तो हमने क्या लिखा? समीकरण 4/5 से मान रखने पर DM की जगह क्या लिख दिया? AB लिख दिया, अपॉन में DE है ही, और DN की जगह क्या लिख दिया भैया? AC लिख दिया बट्टा क्या है? DM। आया कि नहीं आया? AB बट्टा DE और AC बट्टा DF आया कि नहीं आया? लेकिन तीसरा वाला अनुपात नहीं आया। ये भी चाहिए अपने को, अभी ये भी चाहिए। तो इक्वेशन क्या मान लो? इसको इक्वेशन मान लो 9, ठीक है। अरे इसको इक्वेशन क्या मान ली? इसको 9, चलो ठीक है। अभी इनको लिया, अरे इनके बराबर लिया ना ये भुजाएं, इनके बराबर ली ये और इसके बराबर ये ली, तो मेरे को AB और DM वाला अनुपात मिल गया। देखो इन भुजाओं को बराबर लिया, इन भुजाओं के, तो इन भुजाओं का अनुपात इनके साथ में मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो मैं यदि यहाँ पे ये भुजा बराबर ना लेके मैं ये भुजा लूँगा, अब की बार ये लूँगा, अरे ये लूँगा, तो इनके साथ में आएगा कि नहीं आएगा अनुपात? अरे जैसे इनका आया था वैसे ही इनका आएगा। तो इनका क्या आएगा? AB बटा DE
और BC बटा EF आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना, जैसा इनमें काम किया है वैसा इनमें कर लो, जैसा ये काम इनमें किया है वैसा ही इनमें करना है ना? तो ये आएगा कि नहीं आएगा? तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, AB बटा DE बराबर मिलेगा आपको BC बटा EF के। समीकरण हो गया 10। 9 और 10 क्या कहते हैं कि AB बटा DE AC बटा DF के बराबर है और AB DE BC EF के बराबर है। तो यूक्लिड में आपने पढ़ा था कि वे वस्तुएं कौन कौन, ये और ये, जो एक ही चीज के बराबर है वे आपस में क्या होती है, बराबर होती है। 9 व 10 से समीकरण 9 व 10 से क्या मिलेगा अपने को, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये हो गया आपका युक्ति सिद्ध। कर लोगे? तो भैया आपने जैसे ये किया था ना वैसे ही इसको कर सकते हो, तो इसी प्रकार लिख सकते हैं। पूरा वापस से आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो भैया इसमें है क्या, बस इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। ये बोल रहा है प्रमेय के अंदर कि यदि किस दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, क्या हो, संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी और वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप भी होंगे। तो ये एक समरूपता की कसौटी हो जाती है। ए 3 एंगल है ना, संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ कि ये कोण इनके तीनों कोणों के बराबर है, तो ये लिखना है। उसके बाद में आपको सिद्ध क्या करना है कि वो समानुपाती होती है, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो दिया है, मैं समानुपाती लिख देंगे। उसके बाद में रचना करनी है आपको कि MD है ना, ये MN है, इस प्रकार से खिंचा कि इसके बराबर ये ले ली, इसके बराबर ये ले ली। ये लेने के बाद में हमने इन त्रिभुज को SAS से क्या कर दिया, सर्वांग सम कर दिया। तो हमारे को ये कोण और ये कोण बराबर मिला कि नहीं मिला? और ये कोण तो सबसे पहले दिया हुआ ही था, तो ये कोण इसके बराबर है और ये कोण भी इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? बराबर होते ही अपन कह देंगे भैया ये कोण है ना, ये जब बराबर होते हैं ना जिस दिन, तो उस दिन ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो हमने कह दिया कि ये MN है ना, वो EF के समांतर है, MN है वो EF के समांतर है। समांतर का नाम सुनते ही, समांतर देखते ही हमारे दिमाग में आया कि थेल्स प्रमेय में यदि कोई एक रेखाखंड त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने भी कह दिया कि थेल्स प्रमेय से ये इनको बांटेगी, ये बटा ये करेगी, ये बटा ये करेगी, कौन, ये समांतर भुजा है ना वो, तो ये बटा ये करेगी, तो लिखा है। अब हमें कनेक्शन लाना है। किनसे लाना है कि भैया हमें अनुपात पूछा है इस भुजा का पूरी बड़ी के साथ में, पूरी बड़ी के साथ में। अभी आप तो लाए हो आपके टुकड़े का अनुपात लाए हो, तो भैया टुकड़े से टुकड़ा है, ऊपर टुकड़ा नीचे टुकड़ा, तो हमें टुकड़े से एक टुकड़े की जगह बड़ा लाना भी आता है कि नहीं आता है, +1 करके। तो वो चिंता तो छोड़ो कि इसके बट्टा में मैं पूरी भी ला सकता हूँ, मैं इसके बट्टा में मैं पूरी भी ला सकता हूँ ना, अरे ला सकता हूँ। तो एक तरफ बट्टा में पूरी तो आ जाएगी +1 करने से, ठीक है। और दूसरी तरफ इसकी जगह ये लानी है मेरे को, अरे ये बट्टा में तो आ जाएगी, DE तो आ जाएगी, लेकिन इस MD या EM की जगह मेरे को ये वाली लानी है, AP लानी है। तो मैं ये तो है ही मेरे पास में बट्टा में, और ये इनका कनेक्शन है यहाँ पे। DM किसके बराबर है, AB के, तो यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, बस यही काम किया है। सबसे पहले तो मैं पूरा भाग लेके आया हूँ, और इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको जिंदा किसको रखना है, बचाना किसको है,
कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है ना, तो यही रिप्लेस होगा, चेंज होगा कल को। तो इसी को नीचे की तरफ रखना है, तो हमने व्युत्क्रम कर लिया, डीएम ऊपर था, डीएम नीचे रख लिया। उसके बाद में पूरा पार्ट लाना है, पूरा पार्ट लाने के लिए +1 कर दिया। +1 करने से पूरा पार्ट आ गया, वापस व्युत्क्रम करो। क्यों? क्योंकि आपको डी चाहिए नीचे, वहाँ पे नीचे चाहिए ना डी, तो वापस व्युत्क्रम किया, dm बटा डी और dn बटा df। अब dm और dn की जगह मान रख दो 4 और 5 से, 4 और 5 से मान रखा आपने, dm की जगह ab रख दिया, बट्टा में d है ही, और dn की जगह ac रख दिया, बट्टा में df है ही। ठीक है, ये आ गया ab, ये और ये आ गया आपके पास में बराबर। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये है कि ये भी तो आना चाहिए बराबर, तो भैया ये भी आ जाएगा। अरे ये जैसे आया है वैसे ही ये आ जाएगा इसके साथ में। तो इसको यदि यहाँ ले लेंगे भुजा को, भाई ये लिया मैंने, तो ये भुजा आई अनुपात में बट्टा में, तो ये ले लेंगे, अब की बार ऐसे ले लेंगे भुजा, तो ये आ जाएगी बट्टा में। तो इसी प्रकार हमारे ए बी बट्टा डी ई, बी सी बट्टा ई एफ के बराबर आ जाएगा। अब 9 व 10 क्या करें, ये दोनों है ना, ये और ये ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ दोनों ए बी बटा डी ई के बराबर है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आगे समझ में? तो लिखो इसको, और घर से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जाके क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। और इसको 1-2 बार आपको करना पड़ेगा खुद को प्रैक्टिस, तब जाके सोल्व होगा। लिखो फटाफट। ये कौन सी परमें हुई, इससे हमें क्या सीखने को मिला कि यदि किसी त्रिभुज के 3 संगत कोण बराबर हो, 3 संगत कोण बराबर हो ना, तो उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, और वे त्रिभुज समरूप भी होते हैं। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। समरूप करने की ये कसौटी होती है ए। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और है कि सर 3 कोण चाहिए क्या, 3 कोण ही चाहिए क्या? तो मैं आपको बता दूं कि 3 कोण की जगह यदि 2 कोण भी हो ना आपके पास में, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डबल ए से भी आपका काम हो जाएगा। 2 एंगल होना केवल है। दो एंगल से कैसे हो जाएगा, देखो डबल ए से समरूपता, भाई 3A वाली तो आपके परमें है ही, 6.3 है ही कि 3 एंगल यदि संगत कोण यदि 2 त्रिभुजों के बराबर हो तो वो समरूप होते हैं और उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, अरे 3 एंगल यदि बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही उनकी है ना संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। ये तो हमने बताया ही है, बताया है ना। तो ये होने से वो होगा, तो वो क्या होगी, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो 2 एंगल से भी हो सकता है। 2 एंगल से कैसे होगा, 2 एंगल यदि आपको पता है, अभी आपके पास में ये त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है, इनमें आपको दे रखा है ABC और PQR, आपको दे रखा है A बराबर P और B बराबर Q, ये आपको दे रखा है। तीसरे एंगल का कोई जिक्र नहीं किया है, 2 एंगल बराबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, 2 कोण जहाँ बराबर हैं वहाँ तीसरा कोण भी बराबर है, यही हमें दिखाना है केवल। 2 कोण जिन त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो जाते हैं ना संगत कोण, तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कैसे, तो त्रिभुज ABC में हमें क्या देखने को मिला, A + B + C बराबर
180 डिग्री। ठीक है, थर्ड एंगल क्या है, सी है ना, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। अभी चलो इनको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है और ये वाई है। भाई ये ए है जितना ही पी है तो एक्स मान लिया, और बी है उतना ही क्यू है तो इनकी वैल्यू वाई मान ली। तो यहाँ पे 180 में से माइनस होगा कौन, एक तो ए घटेगा, एक बी भी घटेगा, तो ए कितना घटेगा, एक्स घटेगा, बी कितना घटेगा, वाई घटेगा। हो गया ना सी की वैल्यू ये। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180 डिग्री। आपको चाहिए आर की वैल्यू, आर इक्वल 180 डिग्री माइनस पी घटेगा तो पी की वैल्यू होती है एक्स, एक्स घटेगा, आर घटेगा उधर जाके सॉरी क्यू घटेगा, तो क्यू की वैल्यू है वाई, तो वाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 व 2 से ये एक क्या कह रही है 180 माइनस एक्स माइनस वाई सी के बराबर है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई आर के बराबर है। तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है ना, तो एंगल सी इक्वल क्या हो गया, एंगल आर। तो तीसरा कोण भी क्या हो गया आपके लिए बराबर हो गया। तो दो कोण दिए हुए, तीसरा कोण बराबर होता है तो आप कह सकते हो कि 2a से भी क्या होती है समरूपता होती है, क्योंकि 3a से हमने पढ़ी है अभी अभी 6.3, और डबल ए से भी होती है क्योंकि डबल ए से यदि 2a इसके पास में बराबर है तो तीसरा ए भी इसका एंगल है ना वो भी बराबर मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, पर में 6.4 है। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अथवा एक ही अनुपात में हो या अनुपात बराबर हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब की बार इसमें क्या दे रखा है, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होगी तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, उल्टा दे रखा है जस्ट। ठीक है, तो इसीलिए क्या होते हैं ये समरूप होते हैं। तो पहले की तरह ही अपने को दो त्रिभुज बनाने हैं, दो त्रिभुज लेने हैं, क्या क्या नाम, ए बी सी। पी क्यू आर ले लिया, पी क्यू आर ले लिया ना। अब बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, क्या लिखना है, सबसे पहले दिया है, दिया है हमें बेटा आपको अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण आपको बराबर बताने हैं। तो आप लिखोगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये दिया हुआ है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। उसके बाद में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सीधा आपको ये करना है कि इनके एंगल है ना वो बराबर होंगे। एंगल ए बराबर पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। बड़ा ज़्यादा लिख दिया है क्योंकि ये आएगा नहीं अभी, अब आगे से देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको रचना करनी पड़ेगी पुनः उसी क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब की बार रेखाखंड ले लेंगे डीई के नाम से। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में डीई रेखाखंड इस प्रकार
कि ए बी बराबर पी डी, ठीक है, तथा ए सी इक्वल पीई, ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे इनके अनुपात क्या ले लिए, सॉरी अनुपात नहीं, इसके बराबर ये ले लिया है। अब लेके देखो ए बी और ए सी पी डी और पी से रिप्लेस होते हैं मनीषा। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी है ना, ये ए बी और ए सी यहाँ मौजूद है जो कि रिप्लेस हो जाएंगे पी डी से। इसके ऊपर पी डी आ जाता है, पी क्यू के ऊपर पी डी आ जाता है, तो एक त्रिभुज में कलेक्ट हो गए ना, ये पी डी आ गया वहाँ पे ए बी की जगह, और पी क्यू है ही पूरा पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम पार्ट उठाएंगे, ये वाला ये उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ना रेखाखंड लिया है ना ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी इसमें है, तो हम लेंगे 1 से, समीकरण 1 से ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ठीक है, ये लिखा। अब इनको रिप्लेस कर देंगे, ए बी की जगह क्या लिख दूँ बेटा, पी डी बटा पी क्यू बराबर ए सी की जगह क्या लिख दूँ, पी बटा पी आर। क्यों लिखा रे, ये आपने लिखा है कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, मान उठा के रख दिया इसमें। अब देखो पी डी बटा पी क्यू और पी बटा पी आर, पी डी बटा पी क्यू पूरा बड़ा पार्ट और पी बटा पी आर आपको मिला है, आपको मिला है। तो बेटा ये समांतर थोड़ी है, समांतर नहीं है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या थे, ये एंगल बराबर थे, एंगल बराबर होने से हमने क्या कह दिया था कि भाई इनको सर्वांग कर दिया था। अब की बार तो वही ऑप्शन नहीं है अपने पास में सर्वांग सिद्ध करने का, क्योंकि 2 चीज़ें दी हुई, आपको एंगल नहीं दिया हुआ, इस बार नहीं दिया हुआ ना, तो आप लोग इसको सर्वांग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो अपने पास में उपाय नहीं है। उपाय अपने पास में यह है कि भाई इनको क्या करना पड़ेगा, समांतर लाना पड़ेगा, समांतर लाना पड़ेगा, या समांतर लेके आ जाओ, या तो या अनुपात लेके आ जाओ आप, फिर कह देना समांतर है, या समांतर लेके आ जाओ फिर कह देना अनुपात है। तो आप अनुपात के पास में पहुंच रहे हो, कहाँ पहुंच रहे हो, अनुपात के पास में पहुंच रहे हो, अनुपात के पास में लगभग आप पहुंच गए हो। देखो ये पीडी है ना, पीडी के बट्टा में ये होता और इसके बट्टा में ये होता, तो आप क्या कह सकते थे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से ये डी है ना, इसके क्या होगी, समांतर होगी। समांतर होने से क्या कह दोगे कि इसके ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे बराबर होंगे ना, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये दोनों त्रिभुजों में इस छोटे वाले में और इस बड़े वाले में क्या है, बराबर है। अरे दोनों में एक ही तो है, तो फिर ये दोनों से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ये वाला छोटा वाला और ये बड़ा वाला। अभी आगे करते हैं। तो सबसे पहले अपना टारगेट यही है कि यहाँ से अपने को क्या लेना है, पी क्यू से अपने को क्या लेना है, ये पार्ट लाना है, ये पार्ट लाना है ना। पार्ट अपने को पीडी तो चाहिए, पीडी तो जिंदा चाहिए ना, पीडी को तो नीचे रखना पड़ेगा, पहली बात तो ये। तो व्युत्क्रम कर लो पहले, करने पर पी क्यू बटा पी डी बराबर पी आर बटा, ये नीचे लेना पड़ेगा आपको क्योंकि ये तो चाहिए,
अरे ये तो चाहिए ना ये बटा ये करने के लिए। तो मेरी बात सुनो, ये बटा ये करना है। अब की बार बड़ा नहीं लाना है, बड़ा दिया हुआ है, छोटा लाना है। ये तो है ही, ये लाना है आपको। आपके पास है पी क्यू, आपको लाना है डी क्यू। आपको लाना है बड़े पार्ट से छोटा पार्ट। अरे बड़ा पार्ट है ना आपके पास में पी क्यू, इससे क्या लाना है, छोटा पार्ट लाना है, ऊपर बड़ा नीचे बड़ा डी क्यू लाना है। तो एक घटा लो, क्या कर दो, दोनों और एक घटाने पर तो वो तो दिख जाएगा सबको, घटाएंगे तभी। -1 और पी आर बटा पी ई -1। -1 भी करना पड़ता है, बड़ा पार्ट दिया हुआ है, छोटा पार्ट लाना है तो -1 कर देंगे। 1 कर देंगे तो वो दूसरा वाला पार्ट जो बट्टा में रहता है ना वो घट जाएगा। घटते ही वो क्या बचेगा, वो लास्ट उधर वाला बच जाएगा। तो पी क्यू माइनस पी डी बट्टा पी डी और पी आर माइनस पी बट्टा पी। क्या बचेगा बताओ, पी क्यू में से क्या घटा, पी डी घटा, तो डी क्यू बचा ना, डी क्यू बटा पी डी। और इधर क्या बचेगा, उधर बचेगा ई आर बटा पी। बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा। तो ये आपका यहां से क्या होगा, यहां से आप लिखोगे, देखो एक बार वापस लिख देता हूं, हो सकता है नीचे से कट जाए ये। पी डी बराबर ई आर बट्टा पी ई। ये चीज़ आपको मिली है कि नहीं मिली है। और ये बट्टा ये और पी बट्टा ई आर मिला है ना, सॉरी गलत लिख दिया, डी क्यू लिखना है। डी क्यू और ई आर ऊपर चाहिए हमारे को, तो व्युत्क्रम कर देंगे, पुनः व्युत्क्रम। अभी भी उल्टा मिल रहा है ना, व्युत्क्रम करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, पी डी बटा डी क्यू बराबर पी बटा ई आर। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये मिलता है, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, बराबर नहीं। यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें क्या प्राप्त होगा कि डीई समांतर होगी क्यूआर के। डी समांतर किसके होगी, क्यूआर के। क्यूआर के होते ही क्या लिख देंगे, कोण डी बराबर कोण क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा आपका समीकरण 4। अरे कैसे हुआ, अतः संगत कोण, ऐसे लिख दो, अतः संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। संगत कोण कौन से होंगे, डी और क्यू। कोण डी बराबर कोण क्यू, समीकरण 4, और कोण ई बराबर कोण आर, समीकरण 5। ठीक है, अरे ठीक है ना। अब आपके पास में देखो, पुनः देखना है आपको, त्रिभुज पी डी ई व त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में समीकरण देखो 4, तो क्या कर रहे हैं, 4 5, पहले लिखो ए, पी बराबर कोण पी, दोनों में कॉमन है, अरे उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। उसके बाद में ये हो गया आपका 6 नंबर है, तो 4 5 व 6 से ए समरूपता से, ए समरूपता से
क्या कह देंगे? अभी जस्ट पढ़ी है यार, 3 एंगल बराबर होते हैं संगत कोण, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। मतलब आपकी जो पीडी भुजा है ना, पीडी भुजा, वो किसके बराबर होगी? बड़े वाले त्रिभुज के, PQ के बराबर, PQ के यहाँ। भाई ये त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। क्यों? क्योंकि ये 2 कोण बराबर, ये 2 कोण बराबर, ये तीसरा कोण इनका कॉमन है। कॉमन है तो 3 कोण संगत कोण बराबर मिल गए। बराबर मिलते ही क्या होती है? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बट्टा ये पूरी भुजा बराबर होगी P बटा E बटा PR, और छोटी वाली भुजा D है ना, वो किसके बराबर होगी? QR के। ये समीकरण हो गया 7। अरे हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। अब देखो आप PQ और QR, QR से QR कैंसिल हो जाएगा। ओके हाँ, मैं लूँगा यहाँ से ये PD बटा PQ बराबर D बटा QR, ये लूँगा। ठीक है, बाकी कोई से भी ले सकते हो। देखो आप इसको और इसको लोगे ना, तो यहाँ पे PD बटा PQ है और यहाँ पे D बटा QR है, तो PD बटा PQ है ना भाई। यहाँ पे PD नहीं है तो क्या हुआ? PD बराबर तो है, अरे बराबर है ना इसके, तो वहाँ से कनेक्शन निकलेगा। तो ये अपन यहाँ क्या लिखेंगे? पहले इसका मान चेंज करेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, नहीं भैया ये ले लोगे तो यहाँ पे 2 से मान रखना पड़ेगा, इसके साथ में ये ले लोगे तो समीकरण 3 से मान रखना पड़ेगा। एक ही बात है वो तो PD की जगह क्या लिख दिया? AB बटा PQ बराबर DE बटा QR, DE बटा QR। ठीक है, ये हो गया समीकरण 8। समीकरण हो गया 8। अब आप देखो समीकरण 8 और समीकरण 1, इतना ही पार्ट देखो आप केवल। AB बटा PQ BC बटा QR के बराबर है, और ये कह रहा है AB बटा PQ DE बटा QR के बराबर है। तो समीकरण 1 व 8 से मेरे को क्या मिला? AB बटा PQ BC बटा QR के बराबर है, और ये कह रहा है DE बटा QR के बराबर है। तो BC बटा QR के बराबर कौन हो जाएगा? DE बटा QR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? QR से QR कैंसिल। थोड़ा सा तो बेटा मेथड याद रखना पड़ेगा। तो हमें क्या मिला? BC बराबर DE, BC बराबर मिल चुकी है DE के, ये BC है वो DE के बराबर मिल चुकी है। ठीक है, ये इसके बराबर मिल गई है। अरे मिल गई है ना, तो मिलते ही पहले 2 तो दी भी है। इतनी देर कर क्या रहे थे अपन? केवल इस एक भुजा को बराबर लाना था, ये और ये बराबर मिल गई है। इसकी इक्वेशन दे दो 9 नंबर। 9 नंबर देते ही आप क्या लिखोगे? 2, 3 व 9 से समीकरण 2, 3 व 9 से आपको मिला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गए त्रिभुज PDE, अरे वो S से हो गए। ठीक है ना, इससे हो गए। ये 9th में बहुत सारे लिखे अपन हैं, अभी थोड़ी लिखेंगे। अब इनके तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। तो एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल D, और एंगल C बराबर एंगल E। समीकरण 10 से समीकरण 11, समीकरण 12। ठीक है, तो एक तो आपको यही सिद्ध करना था, A बराबर P। मिला कि नहीं मिला? मिला।
अब आपको बी के बराबर क्या चाहिए, क्यू चाहिए, जबकि आप लेके घूम रहे हो डी। अरे डी नहीं घूम रहे हैं, डी और क्यू भी बराबर लेके घूम रहे हैं। डी और क्यू ये रहे समीकरण 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ इसको आगे यहीं पे कर दो, समीकरण 11 व 4 व 11 से, 4 व 11 से आपको बी किसके बराबर प्राप्त होगा, क्यू के बराबर, और 5 व 12 से किसके बराबर प्राप्त होगा, ई किसके बराबर होगा, सी किसके बराबर होगा, क्या बोल रहे हो आप, 8 से। कहाँ 8, समीकरण 5 व 12 से सी किसके बराबर होगा, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अरे हो गया ना, इतनी सिदम। तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो हमें जब भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात, ये पर में क्या करिए, एस एस एस, सर्वांग समता में तो बेटा बराबर होनी चाहिए। सर्वांग समता में क्या होनी चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए नाप में। और समरूपता में क्या कर रही है, तीनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज के तीनों कोण संगत वो बराबर होंगे, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। देख लो यहाँ पे अनुपात ही तो बराबर दिया हुआ था केवल, बाकी सब कुछ आपने किया है। और आप लेके आ गए इसके एंगल भी बराबर, एंगल बराबर लेके आ गए ना, तीनों एंगल बराबर लेके आ गए, इसका मतलब ये समरूप है। कर लोगे, लिखो फटाफट।